बिहार में अब 75% आरक्षण का विधेयक। नीतीश के फैसले को दी जा सकती है चुनौती। क्या नीतीश का है ये प्रैक्टिकल प्लान? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। जातीय जनगणना वो मुद्दा था जिसको लेकर बिहार सरकार ने काफी राजनीति साधी। वहीं केंद्र सरकार में बैठी बीजेपी को लगातार घेरा। लेकिन अब हाल ही में जातीय सर्वे के बाद अब जो है नीतीश कुमार ने आर्थिक सर्वे के प्रस्ताव को रखते हुए अब आरक्षण की मांग को बढ़ा दिया है। बता दें कि जिस तरीके से पहले 65% और अब 75% आरक्षण बढ़ाने की बात कही, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ये 75% आरक्षण ये संभव है और किस तरीके से ये राजनीति जो है अब नया रुख लेगी और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं राकेश जी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से हमने देखा कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले जातीय जनगणना, उसके बाद अब आर्थिक सर्वे के प्रस्ताव को रखा और आरक्षण को बढ़ाने की मांग की, इसको किस तरह से तरीके से आप देखते हैं? नीतीश कुमार ने जिस तरीके से ये आर्थिक सर्वेक्षण को सार्वजनिक किया नीतीश कुमार की सरकार ने, उसके बाद नीतीश कुमार ने इस बात को रखा विधानसभा में कि 9 नवंबर को वह एक पूरा प्रस्ताव लेके एक बिल लेकर आएंगे जिसमें 65% जातिगत आरक्षण होगा और 10% आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। यानी कुल जो कोटा बिहार में आरक्षण का हो जाएगा वो 75% आरक्षण का कुल कोटा हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जनता को चुनावी साल में लुभाने की कोशिश है और एक जाति विशेष या चंद जाति विशेष या जो SC ST और OBC वर्ग है, यानी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग है, उसको लुभाने का एक प्रयास में विपक्ष का आरोप रहेगा कि ये कर रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार, और ये शायद होता भी दिख रहा है। लेकिन इसके इतर एक बात है कि मैं दर्शकों को बताना चाहूँ कि 1992 का एक केस है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये व्यवस्था की थी कि किसी भी हाल में जो आरक्षण की सीमा है वह 50% को नहीं पार करेगी। अभी फ़िलहाल देश में जो केंद्रीय स्तर पर आरक्षण की जो सीमा है 49.5% है, 27% OBC SC और 7.5% ST, और अलग से 10% आरक्षण है आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लिए, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए। 2019 में केंद्र सरकार ने इस बात का प्रावधान किया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण देने की आवश्यकता है, उन्हें भी मुख्य धारा में लाने की अब समय आ गया है कि बदलते समय के अनुसार उन्हें भी आरक्षण दिया जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि ये जो आरक्षण है वह ठीक है और ये संविधान के किसी भी मूल्यों का उल्लंघन नहीं करता। जब इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस भी था और जब उसका वर्डिक्ट आया, जब कोर्ट ने अपना जो जजमेंट है वो दिया, तो उसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की आवश्यकता है। लेकिन उसमें आर्थिक पक्ष को सही परिभाषित नहीं किया गया था। माफ़ कीजिएगा दर्शकों, आर्थिक पक्ष को ठीक रूप से परिभाषित नहीं किया गया था, जिसको बाद में 2019 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके अनुच्छेद 15 से 16 के बीच में इस बात को संविधान में रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि अब समय आ गया है कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण देने की आवश्यकता है। लेकिन वह किस रूप में होगा वो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की और केंद्र सरकार ने भी उस टिप्पणियों को ध्यान में रखा। लेकिन अब सवाल ये है कि जो नीतीश कुमार का ये आरक्षण है वह कितना अधिक प्रैक्टिकल है और कितना अधिक प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे मैं दर्शकों को कुछ डाटा देना चाहूँगा कि लगभग कई ऐसे राज्य सरकारें हैं जहाँ पर क्या बोलते हैं आरक्षण की सीमा बहुत अधिक है। छत्तीसगढ़ में कुल आरक्षण 76% करने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश में आरक्षण जो है वो 2019 में राज्य सरकार की नौकरियों में 73% आरक्षण लागू किया था। EWS के लिए 10% रिजर्वेशन भी शामिल था। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था और OBC आरक्षण का मामला गरमाया था। राजस्थान
भी चाहता है 50% से ज़्यादा आरक्षण। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो समझने की आवश्यकता है, संविधान की 9वीं जो अनुसूची है वो क्या कहती है। तो मैं एक बार दर्शकों के संज्ञान के लिए बता दूं कि संविधान की इस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है। मतलब ये जो संविधान का एक जो 9वां भाग है, ये केंद्र और राज्य सरकार की अनुसूची में है, जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दिया जा सकता। तो 1951 के पहले संविधान संशोधन के जरिए इसे जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 31 से 31B के तहत इसे शामिल कानूनों को न्याय समीक्षा से संरक्षण हासिल है। आसान शब्दों में कहे तो संविधान की 9वीं सूची में शामिल कानून न्याय समीक्षा के दायरे से बाहर होते हैं, यानी उन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो जिसका जैसे कि तमिलनाडु है, वहाँ पर भी आरक्षण लगभग 69% लागू है। झारखंड में भी आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया गया, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आरक्षण को रद्द भी किया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश, जो अब तेलंगाना तब अलग नहीं हुआ था, सरकार के आरक्षण को लेकर फैसले को रद्द कर दिया गया था। लेकिन ये वही चीज़ें हैं कि अब ये प्रैक्टिकली कितना ज़्यादा इस्टेब्लिश हो पाता है, मैंने तमाम उदाहरण देकर समझाया। अगर राज्य सरकार इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करती है तो उसके बाद एक बार को ये समझ में आता है कि ये आरक्षण बदस्तूर बना रहेगा। अगर 9वीं सूची में नहीं शामिल करती है तो ये जो आरक्षण का पूरा मसला है, ये कहीं ना कहीं कोर्ट में जाकर धराशाही हो जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बताया कि जो आरक्षण का मुद्दा है कहीं ना कहीं वो न्यायपालिका के जो कवर से है वो बाहर है, लेकिन अब जिस तरीके से कई राज्यों में जो है कहीं 75% है, कहीं 69%, कहीं 70%, लेकिन अब मेरा अगला सवाल रहेगा कि बिहार में जो है 75% आरक्षण क्या मुमकिन है? जैसे मैंने बताया सिराज की, मैं आपको कुछ जिक्र कर देता हूं कि जैसे आंध्र प्रदेश का एक मसला हम लोग ले लेते हैं। तो जैसे आंध्र प्रदेश में ना जनवरी 2000 में आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों के पद के लिए 100% अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देने की बात कही थी। ये एक सन 2000 का मसला है। इसके लिए तत्कालीन गवर्नर ने आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को असंवैधानिक ठहराया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान के तहत 100% आरक्षण की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इससे एससी ओबीसी भी प्रतिनिधित्व से वंचित रहेंगे। आंध्र प्रदेश की सरकार 1986 में भी ऐसा ही प्रयास कर चुकी थी। 98 में सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी खारिज कर दिया था। हालांकि बाद में सीएम जगनमोहन रेड्डी ने ऐतिहासिक फैसला लिया। अब आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसमें 75% प्राइवेट जॉब्स लोकल युवाओं के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। तो देखिए, अब आप मैंने ये उदाहरण इस वजह से समझाया कि जब 75% आरक्षण, जैसे आप तमिलनाडु में देखेंगे तो 69% आरक्षण लागू है, क्योंकि वहां पर हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की बात कही है। अब देखिए, 9वीं अनुसूची में अगर नीतीश कुमार इस पूरे मसले को शामिल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट में इस बात को चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा, 65% वो एससी एसटी वर्ग को आरक्षण और ओबीसी वर्ग को मिलाकर आरक्षण, जातिगत आरक्षण देना चाहते हैं। तो ये जो तमिलनाडु वाले केस से एकदम सिमिलर है। तो हो सकता है कि ये सस्टेन कर जाए कोर्ट में, लेकिन अगर कोर्ट को ये लगा कि सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है सेवाओं में, तो कहीं ना कहीं कोर्ट इसे खारिज भी कर सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बताया कि कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार जो है इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाते हैं तो जो है ये कोर्ट के दायरे से बाहर होगा और कोर्ट जो है इस पे कोई भी जो है न्याय जो नहीं सुना पाएगी। लेकिन अब मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से अब बिहार में जातिगत जनगणना पे लगातार राजनीति हुई और कहीं ना कहीं अब आर्थिक जो आरक्षण जो आ रहा है उसको लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। देश में हर तरीके से चुनाव होते हैं, लेकिन आरक्षण जो है हर एक अहम मुद्दा होता है। फिलहाल आपने सुना, आपने जाना कि किस तरीके से आरक्षण जो है वो बिहार की राजनीति को प्रभावित कर रहा है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित कर रहा है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।